नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पीईटी अर्थात यूपी ट्रिपल 80 के तहत पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेष रूप से पीईटी के लिए मैं बना रहा हूँ, ये क्लास चला रहा हूँ। तो देखिए उसमें दिया हुआ है, आप जब अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें टॉपिक दिया है सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया है, उसके सिर्फ ये लिख करके छोड़ दिया है। अब उसमें ये नहीं बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं बताया है। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता आपका करवाने चल रहा हूँ। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, संभवतः सभी पॉइंट्स को मैंने अपने इस क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय क्या है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है। भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, कितना 2500 ईस्वी पूर्व एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और पहले ये भारत में था। और भारत में जो था वो पश्चिमी भारत में था। भारत में जो तो था, लेकिन किस में था, वो पश्चिमी भारत में ये फैला हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र और मेसोपोटामिया मिस्र कहाँ का, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत सभ्यता थी। यह क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और ये प्रश्न बनता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण थी या नगरीय थी, तो आपको जो आंसर लगाना है वो नगरीय सभ्यता थी। 1920 में 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। इसकी एक कहानी है कि मतलब 1920-21 के मध्य में उधर से रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो रेल ट्रैक की खुदाई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। मिट्टी को खोद रहे थे, तभी वहाँ पे जो है खुदाई करते वक्त इसकी मतलब कुछ वहाँ के उत्खननकर्ताओं को दिखाई पड़ा। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर कोई नगर मतलब पहले नगर या मतलब बस्ती आवास थी, फिर इसी के तहत मतलब खुदाई की गई तो तमाम अवशेष मिले। तो यह एक मतलब वहाँ के अवशेष से ये पता चलता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जो नामक ये बड़े नगर थे, जिनकी खोज मतलब 1920 और 21 के मध्य में हुई। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन जो डायरेक्टर थे, जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में एक नई सभ्यता की खोज की थी। खोज क्या की थी, तो इसके बारे में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोज की थी उसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल क्या हैं। अब हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु सभ्यता, बात एक ही है। तो देखिए स्थल क्या है, स्थल एक तरफ, दूसरी तरफ खोजकर्ता, अवस्थिति और महत्वपूर्ण खोज है। तो इसमें क्या हुई, देखिए हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटा गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। महत्वपूर्ण खोज जिसमें क्या हुई थी, तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां यहाँ पर मिली थी। अन्नागार मिला था, मतलब वहाँ पर अन्न के जो रखने का जो भंडार था वो मिला था, और बैलगाड़ी मिली थी। फिर दूसरा है मोहनजोदड़ो। यहाँ पे मृतकों का टीला क्या था, मृतकों का टीला मिला था मोहनजोदड़ो से। इसमें जो है राखालदास बनर्जी 1922 में। और पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, देखिए पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। तो कुछ मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में रह गया, तो उसको पाकिस्तान अधिकृत पंजाब या पाकिस्तान का पंजाब बोला जाता है। तो पाकिस्तान के पंजाब के लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान में एक लरकाना ज़िला है, लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब इसमें मिला क्या क्या था, तो देखिए विशाल स्नानागार यहाँ पे मिले थे, अन्नागार यहाँ पर भी मिला था, कांस की
नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पशुपति महादेव की मुहर मिली थी और दांडी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली थी और बुने हुए कपड़े मिले थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से मिली थी। अच्छा, अगला इसका जो स्थल है वो सुत कागन-डोर। अब सुत कागन-डोर से क्या क्या चीज़ मिले थे, इसकी खोज किसने की? तो स्टीन ने 1929 में। यह भी पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें क्या क्या हुआ था, तो देखिए हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था उस टाइम पर। ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो व्यापार होता था वो यहाँ पर होता था। फिर अगला है हमारा चन्नूदड़ो। तो इसके जो है एनजी मजूमदार 1931। अब डेट महत्वपूर्ण है, डेट याद रखिएगा। यह जो है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। इसमें से क्या क्या हुआ था, तो यह जो है मनके बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए थे। फिर अगला हमारा है आमरी। अब आमरी एक जगह का नाम है आमरी, ये वहाँ उस टाइम के। तो इसके जो है एनजी मजूमदार 1935 में सिंधु नदी के तट पर और हिरन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब कालीबंगन की बात करें तो ये घोष 1953 में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो उसी के किनारे जो है मिला था। अब इसमें क्या क्या मतलब मिले थे, तो देखिए अग्नि की वेदिकाएं क्या मिली थी? अग्नि के वेदिकाएं और ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी के हल। अब वैसे भी राजस्थान की बात है तो ऊँट की हड्डी मिल सकती है। लोथल की बात करें तो लोथल से जो है ये आरवी आर आर राव 1953 में गुजरात के कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा, कहाँ? भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसमें क्या है कि क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो मानव निर्मित बंदरगाह, दोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएँ और शतरंज के खेल। मतलब उस टाइम भी शतरंज का खेल हुआ करता था। यहाँ से ये अवशेष प्राप्त हुए थे। अब अगला बात करें सुर को द कोतगदा। तो ये जेपी जोशी ने 1964 में गुजरात में। अब यहाँ से क्या मिला था? घोड़े की हड्डियाँ और मनके मिले थे। यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बनावली की बात करें तो बनावली में जो है RS बिष्ट 1974 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में एक ज़िला है हिसार, वहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से देखिए मनके प्राप्त हुए थे, जौ प्राप्त हुआ था, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है RS बिष्ट 1985 में। और गुजरात के में जो है एक जगह है कच्छ का रण, वहाँ पर ये अवस्थित है। तो यहाँ से क्या क्या मिला था? जल निकासी के प्रबंध के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई थी और जलकुंड के साक्ष्य वहाँ से मिले थे। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। अब इसके कितने चरण थे, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख रूप से 3 चरणों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं, या तीन चरण थे। देखिए पहला था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो कि 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो कि 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। तो ये 3 जो है प्रमुख रूप से चरण थे। अब इसके जो चरण थे ये इसी चरणों में हमको अध्ययन करना है। देखिए अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ से आप लोग अपना कॉपी पेन पे नोट भी करते चलिएगा। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो है हाकरा, कहाँ? हकरा चरण में से संबंधित है, जिसे घग्गर हकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया था। हड़प्पाई दूसरी पॉइंट है कि हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय का मिलता है। और अगला बात करें इस चरण की विशेषताएं, एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे इसमें। और अगला पॉइंट है कि व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। इसमें क्या था कि व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले थे। उस समय क्या है कि मटर, तिल, खजूर, रुई आदि खेती
होती थी, अर्थात उस टाइम पर भी मटर की खेती होती थी, तिल की भी खेती होती थी, खजूर की भी खेती होती थी और रुई की भी खेती की जाती थी। इसके साक्ष्य वहाँ से मिले हुए थे। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो पॉइंट है वो है कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करते हैं। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। हड़प्पाई सभ्यता जो है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, तथा लोथल जो कि वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखिए, हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है, और लोथल की बात करें तो ये जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ जो हुआ था वो 1800 ईस्वी पूर्व, कहाँ से, 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, और 1700 ईस्वी पूर्व आते आते जो है हड़प्पा के कई शहर जो है समाप्त हो चुके थे। बात करें, परंतु इसके जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों के बाद भी इसके अस्तित्व देखे जा सकते हैं, मतलब इसके बाद भी इसके थोड़े बहुत अस्तित्व बचे हुए थे। अच्छा, कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार हड़प्पा का जो अंतिम काल था लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक बताया जाता है। अब इसके नगर योजना एवं विन्यास की बात करें तो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, अर्थात जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे या फिर मतलब उच्च श्रेणी के लोग होते थे, वही यहाँ पर निवास करते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक बात ध्यान देने योग्य यह थी कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली, कौन सी, ग्रिड प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एवं दूसरे उस एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब ऐसे बराबर समांतर। अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र के मकानों में के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कालीबंगा जो स्थल था वहाँ पे कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल है, धौलावीरा है में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा दो भागों में विभाजित थे। अब कृषि की बात करें तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लवन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं, जबकि यहाँ के चावल का प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी के लोग सबसे पहले किसकी खेती आरंभ किए थे, तो कपास की खेती आरंभ किए थे। कहाँ की, कपास की। वास्तविक कृषि जो परंपराओं को पूर्वनिर्मित करना कठिन है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। अच्छा, मोहरों और टेराकोटों की मूर्तियां पर सांड के चित्र मिले थे, और कई पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नगरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोर तो गुई अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में सिंध नहीं है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में केंद्रित नहीं थी, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था की बात करें, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो अर्थव्यवस्था क्या जो थी वो अनगिनत संख्या में यहाँ पे मोहरें, एक समान लिपि
वजन और मापन की विधियों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। यहाँ के लोग जो थे प्रमुख रूप से इन्हीं चीज़ों का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की जो वस्तुएं थीं वो विनिमय प्रणाली में मौजूद थीं, अर्थात आदान प्रदान। एक चीज़ हमको दीजिए, हम आपको दूसरा चीज़ देंगे। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान, कहाँ पर, उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित की थीं, जहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट दजला फराद, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। नदियों की भूमि क्षेत्र वाले हड़प्पा वासियों में वाणिज्यिक संबंध थे। क्या थे? वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लाइपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों को सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। अब बात करें शिल्पकला की, शिल्पकला की, तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं जो है निर्मित करने की विधि उनके प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त होता है और टिन जो है अफगानिस्तान से लाया जाता था। ये वहाँ पे साक्ष्य ऐसा प्राप्त हुआ है। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुएं पाई जाती थी। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगीर जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री के अस्तित्व का भी संकेत वहाँ पर मिलता है। अगला पॉइंट की बात करें तो हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहर बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पाई सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। अगली पॉइंट की बात करें तो जौहरी वर्ग सोने चांदी की कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। अगला पॉइंट की बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्राचीन प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि भी हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब इसके संस्थाओं की बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविद या शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। जो भी मिले हैं उसको पढ़ना कठिन है, क्योंकि वो ऐसे लिपि में लिखा है कि उसको पढ़ पाना थोड़ा सा कठिन है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्राकृतिक समझना काफ़ी कठिन था। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्वत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। यहाँ की जो सभ्यता थी वो संभवतः व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ मतलब अपना शासन किया करते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रीकरण की बात करें तो पुरातत्व अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविद की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अब इसके धर्म की बात करें तो देखिए, धर्म की बात करेंगे तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया, जिसमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई जो है पृथ्वी की उर्वरता को देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा जो है उसी तरह करते थे जिस प्रकार लोग नील नदी की पूजा करते हैं, मतलब देवी के रूप में मानते हैं। अब बात करें पुरुष देवता के रूप में जो है मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवताओं के एक तरफ हाथी और एक तरफ बाघ, गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उसके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र भी चित्रित भगवान की मूर्ति में पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों को चित्र में दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु सींग वाला गैंडा, दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुवड़ वाला सांड और अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी पाए जाते हैं। देखिए, अब यहाँ का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लोग नोट करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। यहाँ से पूछा जा सकता है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, तो इसका पतन क्यों हुआ?
तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं कि मतलब इसका पतन किस कारण से हुआ। इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया। भारत में भी या फिर भारत से बाहर भी कई लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसे हरा दिया था। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में से कई ऐसे तत्व पाए गए जिन्हें यह सिद्ध होता है कि सिंधु यह सभ्यता जो है आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त हो गई। मतलब यहाँ पर आक्रमण हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर लूटपाट हुआ और लूटपाट की वजह से ये विलुप्त हो गई। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है प्राकृतिक व कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तन की विक्षोभ की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान में बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियां अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। और तीसरा और अगला जो कारण बताया गया है कि इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना जाता है। तो यही कारण जिसको मैंने करा दिया। अभी इसके कुछ और पॉइंट है जो कि सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। आज के इस क्लास में इतना ही।